आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार IQ यूट्यूब चैनल में। लेके हाजिर हूं आप लोगों के कक्षा 7 की NCERT सब्जेक्ट हमारा है ज्योग्राफी। हम लोगों ने क्लास 6वीं की ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ ली है। इवन हम लोगों ने 6वीं क्लास पूरी ही कर दी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है वो 6वीं के बाद में 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। मेरी आप लोगों से हिदायत है, पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने 6वीं क्लास की NCERT नहीं देखी है, अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़िएगा और पहले आप लोग जो है 6वीं क्लास की ज्योग्राफी के 8 चैप्टर हैं वो पढ़िएगा। उसके बाद ही आप 7वीं क्लास की ज्योग्राफी को देखिएगा। सर इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा ये प्यारे बच्चा, क्योंकि 6वीं क्लास के अंदर जो चीजें दी गई है वही उन्हीं चीजों का आगे विस्तार दिया गया है 7वीं और 8वीं क्लास के अंदर। तो ये बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए कि आप पहले 6वीं क्लास को पढ़ लीजिएगा, फिर ही आप 7वीं 8वीं को जो है अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे तो समझ जाएंगे, लेकिन अच्छे से समझना हो तो आपको सीरीज में चलना पड़ेगा। हम लोगों ने 6वीं पूरी कर दी, अब 7वीं करेंगे, फिर 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये पार्ट स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगले साल 2020 में वो IAS या अन्य जैसे सिविल सर्विस एग्जाम हरियाणा निकलता है, तो हरियाणा के अंदर बैठना चाहते हैं या और किसी भी स्टेट PCS को देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूं मत समझिएगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल होगी, ये बहुत ही अहम वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पे, इन्हीं NCERT के आधार पे आप सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिएगा, टॉपर्स की जुबानी सुनिएगा, उन्हीं से खुद से बात करिएगा जिन्होंने आज से पहले सिविल सर्विस को एग्जाम को क्लियर किया है। तो जो सीरियसली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए एक राह है, एक निगाह देनी है, या यूं कहिएगा उनको उंगली पकड़ के आगे लेके जाना है इन वीडियो के माध्यम से। भले ही आपको जो है NCERT का थोड़ा बहुत ना पता हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें पढ़िएगा। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर हम लोग नोट्स बनाएं क्या? तो देखिएगा, वैसे तो आप नोट्स बनाएं तो नो डाउट बहुत ही अच्छी बात है, नोट्स बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आपसे कहना है कि नोट्स मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए हैं। जब ये एज ए PDF फाइल बन गई, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको फिर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप बनाते हैं तो बेहद अच्छी बात है, क्योंकि एक वो मूवी है ना, उसके अंदर डायलॉग है कि तलवार वही विश्वसनीय होती है जो अपने हाथ से बनाई गई हो। तो आप जब भी खुद भी पढ़ें तो नोट्स बनाएं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग NCERT क्लास 7 की ज्योग्राफी के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं मैं आपको अवगत करवा देता हूं। हम लोगों ने 6वीं क्लास की NCERT में टोटल 8 चैप्टर पढ़े थे। ठीक है, और हमारी जो 7वीं क्लास की NCERT है इसके अंदर हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? एनवायरमेंट का है, यानी कि पर्यावरण है। दूसरा हमारा इनसाइड आवर अर्थ है। तीसरा चैप्टर हमारा आवर चेंजिंग अर्थ है। चौथा चैप्टर हमारा एयर है, यानी कि वायु है। पांचवा चैप्टर जल यानी कि वाटर है। छठवां चैप्टर हमारा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सातवां चैप्टर हमारा है ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आठवां चैप्टर हमारा क्या कहता है? ह्यूमन एनवायरमेंट, इंटरेक्शंस एंड ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। नौवां चैप्टर हमारा क्या है कि लाइफ इन द ग्रासलैंड के बारे में जानना है हमें, और 10वां चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में भी जानना है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये पार्ट रहेंगे थ्योरी के। ठीक है, थ्योरी समझने वाले हैं, इनके अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे, आलतू फालतू बात नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, थ्योरी हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? फिर हम करेंगे MCQ। ठीक है, MCQ 10 के 10 चैप्टरों का एक क्लास में साथ ही लूंगा, वो क्लास लाइव लूंगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर थ्योरी के पार्ट जो है वो अलग से करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर एक साथ थ्योरी करवा दोगे तो इतना समझ नहीं आ पाएगा, ना ही इतने नोट्स बना पाएंगे, ना ही हम समझ पाएंगे। तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट मानते हुए मैं ये पार्ट्स में बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, बैक टू बैक वीडियो मिलेगी आपको जल्द ही। फिर इन सभी के MCQ, जैसा कि आप सभी बच्चों ने कहा, मुझे MCQ जो है वो आपको मैं लाइव करवा दूंगा 10 के 10 चैप्टर्स के। तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप निरंतर इन क्लासों को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। जो डेडिकेटेड है, जो आलतू फालतू चक्कर काट रहे इधर देख लिया उधर देख लिया, वो भले ही इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मेनली यूं कह रहा हूं, मैं बना रहा हूं जो सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा पहला चैप्टर कौन सा रहेगा? हमारा पहला चैप्टर का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण का सीधा सा मतलब होता है एनवायरमेंट होता है।
अब देखिएगा, यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चनों की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, वर्ड ओरिजिन यानी कि शब्द उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया है। अब ये वर्ड ओरिजिन या शब्द उत्पत्ति जो है, इसका मतलब क्या होता है? ये एनवायरमेंट वर्ड निकल के कहां से आया है, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए इन्होंने लिखा क्या है, पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द यानी कि एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड, एनवायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरोनेर, और इसका मतलब होता है नेबरहुड। तो यहां तक आप लोगों ने क्या सीखा है कि जो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो होता है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो आपका फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच से निकला हुआ शब्द है। और फ्रेंच का कौन सा वर्ड से निकला है? तो फ्रेंच का एक वर्ड होता है जिसका नाम क्या है? एनवायरोनेर। ठीक है, एनवायरोनेर। और इस एनवायरोनेर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पड़ोस होता है। पड़ोस का मतलब क्या है? आपका नेबरहुड, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यहां तक क्या सवाल बन सकता है क्या सर? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम लोग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो यहां से सीधा सवाल बने कि एनवायरमेंट जो है वो कौन से शब्द से निकला है? फ्रेंच से निकला है। फ्रेंच के कौन से वर्ड से निकला है? एनवायरोनेर से निकला है। इसका मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड उसका मीनिंग होता है। एनवायरमेंट इसको इंग्लिश में कहा करते हैं हम लोग। समझे होंगे इतनी बात आप लोग। अगली डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो द कवर अराउंड आवर नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंट। हमारी पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को ही हम लोग पर्यावरण कहा करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी अर्थ के चारों ओर का जो आपका पूरा सिनेरियो है, पूरे चारों ओर का आवरण बना हुआ है, कवर बना हुआ है, इसी को ही हम लोग पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट के नाम से पुकारा करते हैं। अगली डेफिनेशन क्या कहती है कि विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। क्या भाई? जो कि ये जो पूरा एनवायरमेंट है ना, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये कॉम्बिनेशन है किस किस चीज का? नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक घटनाओं का, और के साथ साथ ह्यूमन मेड फिनोमिना का, यानी कि जो हमारे द्वारा बनाई गई जो चीजें हैं या हमारे द्वारा बनाई गई घटनाएं हैं, उन्हीं का ही फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है एक प्रकार का। यहां तक आप लोगों ने क्या चीजें जानी? पहली चीज आपने जानी कि जो हमारा एनवायरमेंट होता है ना, यानी कि वो एनवायरमेंट या पर्यावरण है, ये किस भाषा से आया है? ये फ्रेंच है, और फ्रेंच का शब्द है एनवायरोनेर। इसका मतलब होता है पड़ोस। इसका डेफिनेशन आपने क्या सीखा है? द कवर अराउंड द नेचर इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। हमारे प्रकृति के चारों ओर का जो आवरण है उसी को ही हम लोगों ने पर्यावरण का नाम दिया है। अच्छा, इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है? इसके अंदर प्राकृतिक घटनाएं भी शामिल है और मानव निर्मित घटनाएं भी शामिल है। इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्हीं दोनों का संयोजन ही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगली डेफिनेशन और पढ़िएगा। इसी शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूं मैं, या इसी डेफिनेशन को थोड़ा और खोल के बात बताई है इन्होंने। क्या कहा है? द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर विद्यमान जैविक और अजैविक दोनों स्थितियों को संदर्भित करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, हमारी इस एनवायरनमेंट के, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है वो। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एक बायोटिक और अबायोटिक, ये दोनों ही कंडीशंस होती है। इन्हीं दोनों से ही जो यू कहिएगा आप लोग एग्जिस्ट होती है ये धरती के ऊपर या प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर। अब आप कहेंगे सर बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है जीवीय, और अबायोटिक का मतलब क्या होता है? अजीवीय, या इन्हें हम लोग जैविक या अजैविक के नाम से भी पुकारा करते हैं कई जगह पे। बायोटिक का सीधा सा मतलब होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि वो जीव, संजीव प्राणी जिनके अंदर सांस का एक जो है वो आदान प्रदान होता रहता है। यानी कि मैं एग्जांपल दे देता हूं अपना ही, संजीव प्राणियों का संसार कह सकता हूं मैं। जैसे कि पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, हम लोग ही होते हैं, मेंढक है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, जो भी है सारे के सारे संजीव या जीवीय प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, या इन्हें हम लोग संजीव प्राणियों का संसार के रूप में पुकारा करते हैं। अजीवीय क्या होंगे भाई? अजीवीय होंगे द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, एग्जाम्पल लैंड। एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा संसार, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल, जैसे कि हमारा घर, जैसे कि ये लैपटॉप है। ठीक है, जैसे लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये लैपटॉप क्या है आपका? एक निर्जीव पदार्थ तो है ना, ये अपने आप चल के कहीं जाएगा थोड़ी ना। मैं बात कर देता हूं
मोबाइल की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मोबाइल की अगर मैं बात करता हूं तो मोबाइल जो है ये भी तो एक निर्जीव ही हुआ ना। आपका पेन है या आपकी गाड़ी है या आपकी घर की ज़मीन है, ये सारी की सारी क्या है, ये अपने आप तो कहीं मूव नहीं कर रहे ना, इन्हीं हम लोग अबायोटिक या निर्जीव पदार्थों के संसार के रूप में पुकारा करते हैं। तो होपफुली आपको ये जो डेफिनेशन है ये क्लियर हुआ होगा। क्या डेफिनेशन बोली है मैंने आपको? द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो पृथ्वी पर विद्यमान जैविक और अजैविक दोनों स्थितियों को ही संदर्भित करता है। मतलब हमारी अर्थ पे बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंडीशन मौजूद है। अगली बात इन्होंने क्या कही है? ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। मानव पर्यावरण जो है वो मानव के बीच की गतिविधि, कृति और अंत क्रियाओं को प्रकट करता है। अब ये क्या है कि मानव पर्यावरण वाली बातें क्या है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इस चीज का कि आप पर्यावरण के घटक में देखिएगा, जैसे नेचुरल और आपका के साथ में मानव निर्मित है, प्राकृतिक और आपका ये ह्यूमन मेड जो है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है हमारा जीवन, या यूं कहिएगा हम लोग उन्हीं पे ही डिपेंड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही हम लोग डिपेंड है। इस डेफिनेशन का सीधा सा मतलब ये है आपस में अंतः क्रिया चलती रहती है मानव पर्यावरण और मानव के बीच की गतिविधियों की। अब आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि जो हमारे पर्यावरण होता है यानी कि एनवायरनमेंट होता है, उनके घटक क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो देखिएगा दो टाइप के मेन कंपोनेंट की बात करूं मैं, तो वो है आपका एक प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल कहते हैं और मानव निर्मित को इंग्लिश में हम लोग ह्यूमन मेड कहा करते हैं। प्राकृतिक यानी कि जो भगवान ने डायरेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट। अब पानी कोई हम लोगों ने थोड़ी ना बनाया है, हालांकि हम लोग आज लैबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं H2O जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपकी नेचुरली जहां से सबसे पहले आपको देखने को मिला ये, तो ये तो नेचुरल हुआ। एयर यानी कि एटमॉस्फेयर हम थोड़ी ना बना रहे हैं, ठीक है, ये तो नेचुरली ऑलरेडी चली रही है, हम बना रहे हैं वो अलग पार्ट है, वो तो इसका एक बेस लिया है कह दीजिएगा आप लोग। जमीन है, नेचुरल है, लिविंग थिंग्स है, बायोस्फीयर वाला पार्ट होता है जहां हम लोग रहते हैं, इन्हीं को हम लोग डिटेल से जानते हैं। आगे चैप्टर में चलते हैं आगे हम लोग। अच्छा, जो मानव निर्मित होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, उनके अंदर क्या आएगा? बिल्डिंग्स होते हैं यानी कि इमारतें, पार्क्स होते हैं, ब्रिजेस, पुल होते हैं, सड़क होती है और के साथ में स्मारक होते हैं, उद्योग होते हैं, ये सारे हमने तो बनाए हैं। अभी इन दोनों के अलावा एक घटक और है जो यानी कि ह्यूमन है। इंसान कैसे, किस टाइप से घटक है? इस ह्यूमन एक व्यक्ति है, परिवार हो सकता है, पूरा कम्युनिटी समुदाय हो सकता है, कोई रिलीजन धर्म हो सकता है, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल की बात की जा रही है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशंस भी होती है इंसानों के तहत ही। तो पर्यावरण का घटक है ये कि पर्यावरण के तीन मेन कंपोनेंट दिखाए, नेचुरल दिखाया, ह्यूमन मेड दिखाया और खुद ह्यूमन दिखाया, और इन्हीं सभी से मिलके ही हमारा पूरा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण जो है वो मिलके तैयार होता है, बन के तैयार होता है। उम्मीद है कि आपको यहां तक की चीजें समझ में आई है। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया कि एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच सब भाषा से निकल के आया, फ्रेंच के एनवायरोनेर एक वर्ड है वहां से निकल के आया जिसका मतलब नेबरहुड यानी कि पर्यावरण, आपका पड़ोस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है उस कवरिंग को ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ये हमारा नेचुरल और ह्यूमन जो है मेड यानी कि मानव निर्मित दोनों का मिक्सअप ही होता है, और ये दोनों आपस में दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन भी पाई जाती है। बायोटिक यानी कि आपकी जो संजीव प्राणियों का संसार, और अबायोटिक यानी कि निर्जीव प्राणियों का संसार। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ आई। तो आगे बढ़ता हूं, तो आगे इनको ज्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए आपको अगला कंसेप्ट है हमारा लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल। पढ़ते हैं इसकी पहले डेफिनेशन, उसके बाद में इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। क्या कहा है इन्होंने कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। It is made up of rocks and minerals covered by a thin layer of soil. पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परतों से ढका हुआ होता है। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात हल्की हल्की पल्ले पड़ी होगी। इसको थोड़ा ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए इस डायग्राम को देखिएगा आप लोग। हमारी जो अर्थ होती है ना, उस अर्थ का बिल्कुल ऊपर वाला भाग जो होता है ना, उसको हम लोग क्रस्ट के नाम से पुकारा करते हैं। दूसरा भाग जो है उसको हम लोग मेंटल के नाम से पुकारते हैं। तीसरे भाग को हम लोग कोर के नाम से पुकारा करते हैं। तो जो हमारे अर्थ क्रस्ट होती है, यहाँ पे जो है चट्टाने और खनिज, ये दोनों ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो है आपकी चट्टाने
पाई जाती हैं और के साथ में जो है मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। इन दोनों को ही कवर किया हुआ है, किसने कवर किया है? मिट्टी की एक लेयर ने कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसी ऊपर वाली मिट्टी की लेयर को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इसी का ही हम लोग नाम लिथोस्फेयर यानी कि भूमंडल के नाम से पुकार देते हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन को पढ़िएगा और जल्दी समझ में आ जाएगी या अच्छे से समझ आ जाएगी कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी यानी कि जो ऊपर वाला सॉलिड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है या कठोर पार्ट होता है आपका, इसी को ही स्थलमंडल कहते हैं। जो जमीन का ऊपरी भाग है इसी को स्थलमंडल कहा। यह स्थलमंडल के नीचे क्या मिलेगा? चट्टान मिलेगी यानी कि आपको रॉक्स मिलेगी, खनिज यानी कि आपको मिनरल्स मिलेंगे। इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। इन दोनों के ऊपर कवर किस चीज का होता है? एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी की पतली सी परत इसके ऊपर जो है वो ढकी हुई होती है। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी लाइन उन्होंने क्या कही है कि लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशंस फ्लोर। अब आप इसको समझिएगा, यह स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पे भी पाई जाती है। अब आप ये मत समझिएगा या ये मत सोचिएगा कि जो आपकी जमीन है ना वो केवल और केवल नॉर्मल जगह पे ही पाई जाती है, जैसे हम लोग मैदानी भाग देखते हैं ऐसे ही जमीन होती है। बेसिकली देखते हैं कि ये जमीन का एक हिस्सा हुआ और ये भी एक जमीन का हिस्सा हुआ। इस वाले जमीन के हिस्से पे तो जो है आपके पहाड़ पा सकते हैं यानी कि माउंटेन्स हो सकते हैं, प्लेटू हो सकते हैं, पठार हो सकता है और के आपका मैदानी भाग भी हो सकता है। इस जगह पे आपका मान लेते हैं समुद्र होता है, ठीक है, ये आपका महासागर वाला इलाका है। लेकिन यहाँ वाला जो पार्ट है ये तो स्थल हुआ ना आपका, यहाँ पे भी पर्वत पहाड़ हो सकते हैं ना। मोनाकी पर्वत इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी आप मुझसे पढ़िएगा, ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, तब आपको इसका एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा। तो यही लाइन वो बताना चाह रहा है, ये स्थल आकृतियां महाद्वीप जो यहां बने हुए हैं वो सारे के सारे महाद्वीप होंगे अथवा महासागर की सतह भी पाई जाती है। यहां पे भी महासागर की सतह है। लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशंस फ्लोर। तो जमीन तो आपकी महासागर की सतह के अंदर भी होती है और महाद्वीपों पे तो होती ही होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी लिथोस्फीयर वाली, ठीक है। अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब लिथोस्फीयर का सर यूज किस लिए होता है ये भी दिमाग में आता है। तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। क्या कहा है कि लिथोस्फीयर वह डोमेन होता है जो कि हमें जंगलों के लिए, चराई के लिए, घास के मैदान, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। अब देखिएगा जमीन वाला ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पहाड़ होते हैं, बहुत सारे जंगल होते हैं, तो यहाँ पे जंगल ही बनेंगे ना ऊपर। अच्छा जंगल ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है, तो वहां पे जो है घास वगैरह भी मिल जाएगा, घास के मैदान भी बहुत जगह देखने को मिलते हैं। अच्छा घास जहां पे होगा तो हम अपने मवेशियों को चरा भी सकते हैं वहां पे। अच्छा कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे हम लोग जंगलों को साफ करके क्या करते हैं, हमारी कृषि योग्य भूमि बना लेते हैं और अपना घर भी वहां बना लेते हैं। जहां हम लोग आज रह रहे हैं, हमारा जहां गांव है, जहां खेत है, यहाँ पे भी कभी किसी जमाने में जंगल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है ये वाला पार्ट हट गया, सफाई कर दी गई और के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया और अपने सेटलमेंट के लिए अपने घर वगैरह बना लिए गए हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि लिथोस्फीयर जो है उसका किस लिए यूज होता है, जंगलों के लिए, चराई के लिए, घास के मैदान के लिए, कृषि के लिए, मानव बस्तियों के लिए, ये सारा काम लिथोस्फीयर पे ही होता है आपका। ये सारे ऑप्शंस आपको जो है सिविल सर्विस एग्जाम में दिए जा सकते हैं, केवल एक ठीक, केवल दो ठीक। जैसे मान लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि लिथोस्फीयर वह डोमेन होता है जो, पहला ऑप्शन पहली स्टेटमेंट दे दी जंगलों के लिए, दूसरी स्टेटमेंट दे दी चराई के लिए, तीसरी स्टेटमेंट आपको दे दी क्या कहते हैं सेटलमेंट के लिए, और फिर आपसे पूछ लिया बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या इनमें से सारे ही 1 2 3। तो आपका आंसर फिर क्या रह जाएगा, ये सारे ही रहेंगे 1 2 3। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जरूर याद रख लीजिएगा इनको। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है लिथोस्फीयर। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं सर मिनरल्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिएगा जमीन से जहां से भी आपको शुद्ध रूप से कोई पदार्थ मिलता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में कोई पदार्थ मिलता है, उसी को ही आप लोग जो है वो खनिज के नाम से जानते हैं। और प्योर भी मिले और सस्ता भी मिले, हालांकि ये बिल्कुल प्योर तो नहीं होता, इसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड होती है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग हटा देने के बाद में हम लोग और बनाते हैं यानी कि अयस्क बनाते हैं, और अयस्क से हमें जो है वो मेटल यानी कि धातु प्राप्त होती है। ये तो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट हुआ, इसे हम लोग आगे समझ लेंगे।
आई विश आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो पहले तक यहाँ तक मैंने आपको क्या समझा दिया है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है लिथोस्फेयर क्या होता है और लिथोस्फेयर के यूजेस क्या होते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है। दूसरा कंसेप्ट हमारी एनसीईआरटी ने दिया है पहले चैप्टर के अंदर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल के बारे में। अब ये हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जल मंडल आपका जमीन वाली भूमि जहां जहां पे पानी पाया जाता है उसी को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर। देखिएगा एक वर्ड होता है वोकैब का हाइड्रो, और हाइड्रो कभी भी कहीं पे भी लग जाए इसका सीधा सा मतलब होता है जल होता है। ये वर्ड रूट ही वाटर के लिए यूज किया जाता है। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। जल पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है और इस क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को जो है पानी से कवर किया जाता है उसे ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल के नाम से पुकारा करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से भी आपको मैं बता दूं, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। जो हमारी अर्थ है उसका 71% से ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी का होता है। 100% में से 71 पानी का निकाल दिया तो बाकी पीछे कितना बचा भाई? पीछे बचा 29%। 29% जो है वो जमीन का होता है, ये याद रखिएगा। तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जल मंडल में अपने सभी रूपों में पानी पाया जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? पृथ्वी के 71% भाग में जो है वो पानी पाया जाता है। इसी वजह से ही ये दूर से अगर देखते हैं हम लोग इस ग्रह को, पृथ्वी ग्रह को, तो हमें ये नीला दिखाई प्रतीत होता है। और नीले को ही हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहा करते हैं? ब्लू कहा करते हैं। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं तो जवाब हमारा क्या रह जाएगा? जवाब हमारा रह जाएगा पृथ्वी जो होती है उसी को ही हम लोग नीला ग्रह कहा करते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि इसके अधिकतर हिस्से पे पानी है और जो बाकी बच गया 29% यहां पे जो है आपका क्या पाई जाती है? जमीन पाई जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात और है अगली, मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशंस। अगर मैंने आपको कहा है कि 71% जो है यहां पे वाटर पाया जाता है, 71% वाटर हुआ आपका, 29% जो है यहां पे क्या पाई जाती है? आपकी लैंड पाई जाती है यानी कि जमीन पाई जाती है। इस 71% को अगर आप 100% मान लेते हैं तो इसका भी 97% पानी जो है ना वो आपके कहां पाया जाता है? महासागरों में यानी कि ओशंस के अंदर पाया जाता है। अब महासागरों का पानी अगर आपसे पूछूं तो कैसा होता है? महासागरों का पानी कैसा होता है? आपका लवणीय पानी होता है वो आपका, ठीक है, लवणीय जल होता है वो आपका, यानी कि सोल्टी वाटर होता है वो आपका, पीने लायक इतना ज्यादा होता नहीं है। रिमेनिंग कितना बचा? 3% बना। अब ये 3% भी प्रॉपर जो है सीधा नदियों में नहीं प्राप्त, हमें ग्लेशियर वगैरह में ही रहता है ज्यादातर, ठीक है। ज्यादातर इसका हिस्सा भी ग्लेशियर वगैरह या जमी हुई बर्फ के रूप में ही है, कहिएगा आप लोग। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। क्या कहा मैंने आपको? हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो हमारी पृथ्वी का अधिकतर हिस्सा है उसे ही हम लोग, पानी का जो अधिकतर हिस्सा है उसी को ही हम लोग हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहते हैं। 71% हिस्सा जो है आपका वो पानी से घिरा हुआ है, 29% जमीन है आपकी, और इसको हम लोग नीला ग्रह इसी वजह से ही कहते हैं, ठीक है। और इसका 97% हिस्सा जो है पानी का ओशन यानी कि समुद्रों में पाया जाता है। रिमेनिंग 3% है वो आपका, ठीक है, साफ पानी कह सकते हो, लेकिन कुछ हद तक वो पानी भी ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। ये बात समझ आई है आपको, ठीक है। तो अगली बात की ओर चलते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। देखिएगा वायुमंडल की डेफिनेशन मैंने आपको यहां दे रखी है। डेफिनेशन इसको समझा देता हूं क्या है। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परतें ही वायुमंडल है। हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर का जो गैसीय परत है यानी कि जो आपकी गैसों की परतें हैं, लेयर है, इन्हीं को ही हम लोग जो है वो एटमॉस्फेयर का नाम दिया करते हैं। हिंदी में से हम लोग वायुमंडल कहा करते हैं। बहुत सारी गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, हीलियम है, नियॉन है, और भी रिमेनिंग मिक्स थोड़ी गैसें पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी गैसें जो हैं, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारे ये वातावरण है, पूरा वायुमंडल वाला वातावरण जो है, ये 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। यानी कि हमारे अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर की हाइट तक जो है ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल फैला हुआ है।
वायुमंडल का डेफिनेशन, जो चारों तरफ से गैसें फैली हुई है वायुमंडल कहते हैं हम लोग, और 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कह देते हैं। अगली बात क्या कही है इन्होंने, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो हमारे ये एटमॉस्फेयर है यानी कि जो वातावरण है, ये कितनी लेयर में डिवाइडेड होता है, ये टोटल 5 लेयर में डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। किस पे डिपेंड होता है ये हमारा, ठीक है, ये 5 लेयर तो है ही है, लेकिन ये पांचों लेयर भी संरचना के आधार पे, तापमान के आधार पर और बाकी अन्य प्रॉपर्टीज या गुणों के आधार पे अलग अलग डिवाइड की गई है। भाई किसी लेयर की कोई अलग टेम्परेचर है, किसी की अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी की कोई अलग विशेषता है, इसी आधार पे टोटल 5 लेयर बनी हुई है। अब आप कहेंगे सर ये 5 लेयर जो होती है, 5 लेयर कौन कौन सी है ये, तो इन पांचों लेयर के अंदर जो है हमारे पहला लेयर का नाम आता है, वो आता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो है हमारी पहली लेयर का नाम आता है यहां पे। अब ट्रोपोस्फियर हमारी पहली लेयर का नाम है। दूसरी लेयर जो है हमारी वो कौन सी है, दूसरी लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। ठीक है, तीसरी लेयर है हमारी यहाँ पे मेसोस्फेयर है। चौथी लेयर कौन सी है हमारी यहाँ पे थर्मोस्फेयर है। और पांचवी लेयर हमारी कौन सी होती है यहाँ पे, एक्सोस्फेयर होती है। एक्सोस्फेयर पांचवी लेयर होती है हमारी। ठीक है, तो दीज लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, ये जो लेयर है हमारी ये अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो जाती है। अर्थ सरफेस यानी कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के सरफेस से ही शुरू हो जाती है हमारी पांचों लेयर। उनमें से सबसे पहली लेयर कौन सी है हमारी, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहा करते हैं, हिंदी में इसे हम लोग जो है वो शोभ मंडल के नाम से पुकारा करते हैं, शोभ मंडल कहा करते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी लेयर है हमारी, दूसरी लेयर का नाम हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल कहा करते हैं इसे हम लोग। मेसोस्फेयर को हम लोग मध्य मंडल के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, ये मध्य मंडल होता है हमारे हिंदी में। चौथा हमारा कौन सा दिया है यहाँ पे, चौथा दिया थर्मोस्फेयर, इसको हम लोग आयनोस्फेयर भी कहा करते हैं, या इसको हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं, या इसको हम लोग आयन मंडल के नाम से भी पुकारा करते हैं। ठीक है, और चौथा हमारा है बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। तो ये पांचों लेयर हमारी जो है अर्थ के सरफेस से ही स्टार्ट हो जाती है। और पांचों लेयर कौन कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। ठीक है, हिंदी में नाम आपको मैं बता ही चुका हूं, क्या, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के नाम से इन्हें पुकारा करते हैं हम लोग। अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा शोभ मंडल होता है, वैसे तो आगे के चैप्टर में इन्हें और अच्छे से जानेंगे ही हम लोग अगली क्लासों में, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि शोभ मंडल जो है ये हमारी धरती के बिल्कुल पास वाला हिस्सा, जिसमें हम लोग अनुभव कर रहे हैं सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, ये सारा शोभ मंडल की ही देन है। हमें मान लेते हैं कि सर्दी लग रही है, ये भी सारी शोभ मंडल की ही देन है। मान लेते हैं वर्षा का कंसेप्ट कहीं दिखता है आपको, तो भी शोभ मंडल के अंदर ही है। मान लेते हैं बिजली चमकती है, ठीक है, तो भी ये शोभ मंडल के अंदर ही है। ठीक है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये भी जो है शोभ मंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है ये। और जितनी भी गैसेस आपको जनरली देखने को मिलती है ये सारी शोभ मंडल के अंदर, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे इस एनवायरनमेंट के अंदर या हमारे पूरे वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 78.08% एग्जैक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसे दिया है 78% के नियर अबाउट। ऑक्सीजन जो है वो हमारी कितनी पाई जाती है, 20.93 या 95% के आसपास। आप इसे जनरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 20.9% या इसे राउंड फिगर कई बार 21% भी याद कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनसीईआरटी ने तो 0.03% दी है, लेकिन आजकल का इसका डेटा 0.04% है। 2018 यूएनओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात है तो ये है। अगर ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो जाहिर सी बात आप इसे ही क्लिक करने वाले हैं, लेकिन ना मिले तो जैसे HSSC कंडक्टर के अंदर क्वेश्चन आया था तो ये वाला आंसर ही उसका ठीक था। ऑर्गन गैस जो 0.90% है, या ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसे कई बार पेपर के अंदर 0.93% भी दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, दोनों हो तो एनसीईआरटी को ही हम लोग ज्यादातर प्रेफर करने वाले हैं यहाँ पे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक हवा का महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है। जो धरती पे हमें गर्मी फील होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। मैंने आपको 6वीं क्लास के पहले चैप्टर में सौर मंडल में बताया होगा कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि वहां पे 95% से भी ज्यादा कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी है, 600 प्लस डिग्री टेम्परेचर है वहां पे। तो गर्मी का ये कारक है, गर्मी खैर होना बहुत जरूरी है, तब जाके आपका पूरा एनवायरमेंट जो है वो बैलेंस बना हुआ है। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस वजह से यूं कहिएगा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है बढ़ रहा है। लेकिन आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कहां पे होता है, तो ये ट्रोपोस्फेयर में अकर होता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए जहाज वगैरह है ये कहां पे उड़ते हैं, तो जहाज वगैरह सारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं आपके, यानी कि समताप मंडल में, और ओजोन लेयर भी इसी के अंदर ही होती है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, उल्का वगैरह होती है, उनसे हमारा बचाव होता है। थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट वगैरह होते हैं, और बाहर ये एक्सोस्फेयर है ही हमारा। अब देखो ट्रोपोस्फेयर है, यहां टेम्परेचर कुछ अलग होता है, जैसे 165 मीटर, जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर वेरी करता है, कम होता रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं तकरीबन 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है। मेसोस्फेयर में -80 से -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, इसलिए इसको तापमंडल भी कहते हैं, यहां से टेम्परेचर फिर इंक्रीज होएगा आपका। तो इसी वजह से इनका टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता ही रहता है, अलग लेयर टू लेयर आपका। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको मैंने 3 चीजें बता दी है, कौन कौन सी बता दी है 3 चीजें। पहली आपको मैंने लिथोस्फेयर बताया, फिर हाइड्रोस्फेयर बताया, फिर मैंने आपको कौन सा एटमॉस्फेयर बताया। अब इन तीनों को ही मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां हम एक साथ भूमि, पानी और हवा पाते हैं। एक ऐसा इलाका मान लेते हैं, ये लिथोस्फेयर का इलाका हुआ, दूसरा इलाका हमारा हाइड्रोस्फेयर का हुआ, और तीसरा इलाका हमारा हुआ एटमॉस्फेयर का। इन तीनों का ही मिलने वाली ये जगह जो हुई है, इसी को ही हम लोग बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल के नाम से पुकारा करते हैं। यहाँ पे छोटे से छोटे के रूप में जीव पाए जाते हैं और बड़े से बड़े भी विशाल जीव पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोबायोज एंड बैक्टीरिया एंड छोटे बैक्टीरिया, रोगाणु भी पाते हैं, डायनासोर तक बड़े बड़े जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सारा जीवन जो है यहाँ पे ही पॉसिबल होता है, इसी को ही हम लोग बायोस्फीयर यानी कि इसको हम लोग जीव मंडल के नाम से पुकारा करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, ठीक है, ये जीव मंडल होता है जहाँ पे हम लोग रह पा रहे हैं, ये वायुमंडल है जहाँ पे हवाई जहाज वगैरह है, जल मंडल वगैरह है जहाँ पे जो ये पानी वाली नाव चल रही है, स्थल मंडल है जहाँ पे हम लोगों ने घर वगैरह बना रखे हैं, और के साथ में जो है हम लोग खेती बाड़ी भी किया करते हैं। और जो जीव मंडल होता है ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे हम लोग एक अपनी बेस्ट लाइफ को जो है वो देख पाते हैं, अज्यूम कर पाते हैं। आई विश आपको ये वाली कंडीशन भी समझ में आ गई होगी। अब इसमें लास्ट शब्द क्या है आपका, लास्ट इसमें है पारितंत्र के बारे में, यानी कि इकोसिस्टम के बारे में। ये 6वीं क्लास से एक नया वर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। क्या? वह तंत्र जिसमें समस्त जीव धारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वह निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। देखिएगा क्या कहता है, आप इकोसिस्टम को थोड़ा सा समझ के देखिएगा इस डायग्राम में। एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे है, लिथोस्फेयर भी यहाँ पे और हाइड्रोस्फेयर भी यहाँ पे है। ये तीनों का ही समावेश है एक टाइप से, बायोस्फीयर वगैरह इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और यहाँ पे ही जीव एक दूसरे की एनर्जी पे या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसे ही हम लोग इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि ये एक आपका पौधा है, ठीक है, इस पौधे को खरगोश ने खाया, घास वगैरह को पौधे को इस खरगोश ने खाया, इस खरगोश को किसने खा लिया? इस लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है। तो ये एक टाइप से क्या हुआ, एक दूसरे की एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, और क्या हो रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, इन सभी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अच्छा, गाड़ी मोटर हम लोग जाते हैं, हमारे द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? ये पौधा ले लेता है दोबारा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या छोड़ेगा? ये छोड़ने वाला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेंगे? हम लोग लेंगे। तो ये सारा का सारा साइकिल जो है इस टाइप से चलता रहता है, एक दूसरे पे ही डिपेंड रहते हैं हम लोग। सूरज की एनर्जी आएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन जीवधारी लेंगे, फिर ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, इस टाइप से सारी साइकिल जो है चलता रहता है। अच्छा, बारिश आएगी, फिर मिट्टी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे सॉइल डिकम्पोजर बनेंगे, फिर जो कि मिट्टी को उपजाऊ रूप में करने का प्रयास करेंगे। तो कहिएगा यूं आप लोग कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सारे के सारे, एक दूसरे को अपनी एनर्जी। अब इस जो है गिलहरी ने क्या खाया कि इस गिलहरी ने क्या खाया? ये घास फूस खाया। अच्छा, इसकी सारी की सारी एनर्जी इस लोमड़ी ने ले ली भाई, ठीक है, और इसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, वो पौधे ने ले लिया। तो ये सारी एनर्जी एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट चल रही है। इसी को ही हम लोग इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। एक दूसरे के पर्यावरण और भौतिक
रासायनिक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के साथ में जिसमें अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, उसी को ही हम लोग पारितंत्र के नाम से पुकारा करते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। एक बार मैं आपको फिर से फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर है। पहले मैंने आपको एनवायरनमेंट बताया है। एनवायरनमेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट शब्द आया है फ्रेंच से आया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा है, एनवायरोनेर है, और इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, पड़ोस यानी कि नेबरहुड होता है। उसके अगली बात मैंने आपको कौन सी बताई है, द कवर अराउंड आवर नेचर इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। जो हमारे चारों तरफ का आवरण बना हुआ है उसे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के दोनों को ही कंबाइन करके बनाया जाता है। इसके अंदर मेनली क्या क्या चीजें होती है, एक तो बायोटिक चीज होती है और एक अबायोटिक कंडीशंस होती है आपकी, यानी कि जैविक और अजैविक कंडीशंस होती है। यही एक दूसरे पे आपस में अंतः क्रियाओं को ही प्रकट करती है। और जैविक और अजैविक भी आपको मैंने बताया क्या होता है। जो सजीव प्राणियों का संसार है उसे जैविक यानी कि हम लोग जीवीय कहा करते हैं, जैसे पौधे हैं, जंतु है, हम लोग हैं। अबायोटिक यानी कि अजीवीय निर्जीव प्राणियों का संसार है, जैसे जमीन वगैरह हो गई आपकी। अब फिर मैंने आपको आगे बताया है कि जो प्राणियों का घटक है या पर्यावरण का घटक है हमारा, इन सभी प्राणियों का एक साथ ही कंपोनेंट बना हुआ है या एक पर्यावरण का पूरा घटक बना हुआ है। इसमें एक नेचुरल चीज है जैसे कि जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है या सजीव मंडल है। मानव निर्मित द्वारा कौन सी है, इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है। और मानव खुद जो है वो अपने धर्म, समुदाय, राजनीति वगैरह पे डिपेंड है। तो ये पर्यावरण के ही सारे घटक कहलाते हैं हमारे। उसके बाद में मैंने अगला कंसेप्ट आपको जो पढ़ाया है वो कौन सा बताया है, भूमंडल यानी कि लिथोस्फेयर। जो हमारी जमीन की ऊपर वाली कठोर परत है उसी को लिथोस्फेयर कहा है। इसके अंदर चट्टानें होती है, खनिज होते हैं और ऊपर जो है इसके ऊपर मिट्टी की पतली सी परत होती है। इसके अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग जो क्या कहते हैं, महाद्वीप कह देते हैं। और जो महासागर की सतह होती है उसको महासागरीय सतह या ओशंस फ्लोर के नाम से पुकारा करते हैं हम लोग। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि लिथोस्फेयर का यूज किस लिए, जंगलों के लिए, चराई के लिए, घास के मैदान, कृषि, मानव बस्ती, इन चीज़ों के लिए, और के साथ में यहाँ पे जो है खनिज संपदा भी पाई जाती है। अगली बात हमने सीखी है हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि जलमंडल की। पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में पानी है, 71% हिस्से में पानी, 29% हिस्से पे जमीन होती है, और इसका 97% हिस्सा जो है वो समुद्रों में पाया जाता है आपका। उसके बाद में हमने सीखा है वायुमंडल। जो हमारा चारों तरफ गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लेयर है। पांचों लेयर में मैंने आपको बताई कौन कौन सी होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के नाम से इन्हें पुकारते हैं हम लोग। बायोस्फेयर क्या होता है, इन तीनों को मिला दीजिएगा तो बायोस्फेयर है, यहाँ पे ही जर्नली हम लोग होते हैं। और इकोसिस्टम है लास्ट में, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे जीव जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके एक दूसरे पे डिपेंड होकर जीवन जीते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी। जल्दी आपको इसका जो है चैप्टर 2 मिल जाएगा। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।